नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कशन कर रहे हैं और इस मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक 1857 रेवोल्यूशन यानी 1857 की क्रांति है। 1857 रेवोल्यूशन 1857 की क्रांति से पहले हम अपने इस आधुनिक भारत के टॉपिक में हम लोग उत्तरकालीन मुगल, यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, भारत के स्वतंत्र राज्य में हम लोगों ने अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और मराठा इनको डिस्कशन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ भारत में जो उन्होंने इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालबाड़ी जो प्रारंभ की थी उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम 1857 की क्रांति को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स और मेंस मैंने इसलिए बोला, वनडे के जितने एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका यूपी में लेखपाल हो, बीडीओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। इसके अलावा जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी लिखने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये वाला टॉपिक आप बहुत ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से इस पर नोट्स बनाएं और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ भी आप इस टॉपिक को शेयर करें। अब सबसे पहली चीज़ 1857 रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग 5 बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। वो 5 बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले एक चीज़, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी, ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो देखो बेटा, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी 1857 की क्रांति के समय। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेटा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ये लॉर्ड पाल्मर्स्टन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमारे देश में यानी भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था, भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो बेटा, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। हालांकि ये लॉर्ड कैनिंग बाद में भारत का वाइसराय भी बना है। उसके बाद ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हमारे देश के मुगल सम्राट यानी जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता कौन देख रहा था? तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो हैं वो ये 1857 की क्रांति को केंद्र में देख रहे थे। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय 1857 रेवोल्यूशन हुई, 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटिश यानी जो हमारे देश में ब्रिटिश आर्मी थी उसका अध्यक्ष यानी ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश या ब्रिटेन सेनापति या आर्मी चीफ कौन था? तो वो था आपका एनीशन। एनीशन जो है वो आर्मी चीफ था या आप कह सकते सेना प्रमुख था या सेना का अध्यक्ष था। और लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो इस क्रांति का
प्रतीक चिन्ह, इस 1857 रेवोल्यूशन का प्रतीक चिन्ह। तो बेटा अब जरा देखिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो था आपका रोटी और कमल। सुनिएगा जरा, समझिएगा। बस सबसे पहले देखिए 1857 रेवोल्यूशन 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये 6 ऐसे मास्टर क्वेश्चन हैं, ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, चाहे आपका रेलवे का हो, SSS का हो, UPSC का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, कोई भी पेपर हो। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, यानी जिस समय 1857 रेवोल्यूशन हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो बेटा उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल थे। मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, उस समय हमारे देश के मुगल सम्राट थे। ब्रिटिश सेनापति, यानी जो भारत में आर्मी चीफ था, भारत में आर्मी चीफ जो था वो था आपका एनीशन। एनीशन सेना अध्यक्ष था, ये ब्रिटिश सेना का सेना अध्यक्ष था। अगर कभी पूछा जाए, इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको यही क्लियर कर दे रहा हूँ, कभी पूछा जाए ये ब्रिटिश सेनापति थे एनीसन। अगर कभी पूछा जाता है कि भारतीय सेनापति कौन थे, तो वो थे वक्त खां। वक्त खां भारतीय सेनापति थे। और ब्रिटिश सेनापति, भारत में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो वो था एनीसन। एनीसन ब्रिटिश सेनापति था और भारतीय सेनापति भारत में जो थे वो थे वक्त खां। इन वक्त खां को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बेटा 1857 रेवोल्यूशन की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी और कमल। ऐसा कहा जाता है कि जब क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते थे तो रोटी और कमल के फूल की कुछ पत्तियां, वो गिफ्ट या संदेश, ये संदेश होता था कि आप तक संदेश पहुंच गया कि रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो हम भी रेवोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। इन 6 क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आगे क्लास होगी, डेली क्लास होती है 8 बजे मेरी, तो मैं हमेशा आपसे सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, फिर प्रधानमंत्री, फिर गवर्नर जनरल जो भारत में था, भारत के मुगल सम्राट, भारत में ब्रिटिश सेनापति, इसका नाम और प्रतीक चिन्ह मैं आपसे हमेशा डिस्कशन करूँगा। अब देखिए, कल की एक घटना मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। कल 5 आइज़ हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। एक ऐसा संगठन है, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ये देश इसमें आते हैं। इन 5 आइज़ ने चाइना के ऊपर कल प्रेशर डाला कि आप हमें बताइए तो सही कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है कोरोना वायरस, वो है क्या? कभी आप कहते हैं चमगादड़ से आया है, कभी आप कहते हैं सांप से आया है, कभी आप जो है कहते, आप तो नहीं कहते लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि ये वुहान की वायरोलॉजी यानी वुहान की एक लैब से लीक हुआ है क्या? आप बताइए तो सही, क्लियर तो कीजिए। सेम ऐसे ही इस एक गंदे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये था क्या, 1857 की क्रांति थी क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये स्वतंत्रता आंदोलन था। बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन था या स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भैया न तो ये स्वतंत्रता संग्राम था और न ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, ये एक मिलिट्री प्रोटेस्ट था, सैनिक विद्रोह था। बेटा यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग
हमेशा याद रखना, हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि 1857 की जो रेवोल्यूशन थी, क्रांति थी, वो क्या थी। वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, या वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या वो सैनिक विद्रोह था। देखिए इन तीनों चीज़ों में अंतर है। पहला आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम, मतलब आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन। आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन, ये आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी, हमें आपसे आज़ाद होना है, आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए, हम अपनी सत्ता लाएंगे, हमारे लोग शासन करेंगे, हमें आपका शासन नहीं चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय विद्रोह क्या होता है? इसके अंतर्गत हमें आपकी सत्ता चाहिए, आपका शासन चाहिए, लेकिन जो आपकी नीतियां हैं, नीति किसके लिए? कामगार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, राजा रजवाड़ों के लिए, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं। हम राष्ट्रीय विद्रोह सारे लोग इसलिए मिलके कर रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें बस आपकी पॉलिसी जो हैं, पूरी पॉलिसी जो है, आपकी नीतियां जो हैं वो ख़राब हैं, और आपकी नीतियों के खिलाफ पूरे भारत में, आपकी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में सभी वर्गों के द्वारा किया गया आंदोलन। और सैनिक विद्रोह ये क्या था? इसमें ये है, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है कि सभी वर्गों के द्वारा किया गया आंदोलन। बेटा यहाँ क्या आएगा? यहाँ सिर्फ सैनिकों के द्वारा, यहाँ क्या आएगा? सिर्फ सैनिकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहला स्वतंत्रता संग्राम। बेटा स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन था। राष्ट्रीय विद्रोह में आज़ादी इंटेंशन नहीं था, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जो आपकी नीतियां हैं, उनके खिलाफ पूरे देश में सभी वर्गों के लिए किया गया आंदोलन था। और सैनिक विद्रोह, सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह। चलिए, अब ऐसी बात किसने कही है? मेरा भी यही मानना है कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और इस बात को कहा है किसने? विनायक, बेटा ये याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर साहब जो हैं, बीडी सावरकर साहब, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है, इसके राइटर का नाम अक्सर पूछा जाता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी। विनायक दामोदर सावरकर साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा, और ये भी कहा कि ये एक सुनियोजित मतलब वेल प्लान्ड, पहले से प्री प्लान्ड एक आंदोलन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको 1806 में प्रकाशित किया गया। मैं आपको बता दूं, विनायक दामोदर सावरकर साहब को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया था। तो विनायक दामोदर साहब ने सेल्यूलर जेल की दीवारों पर 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा।
और बेटा ये जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी 1806 में ये पुस्तक लिखी गई और ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा था कि ये पुस्तक भारत में प्रिंट होने से पहले ही इस पुस्तक पर रोक लगा दी गई, इसलिए इस पुस्तक को हॉलैंड से पब्लिश कराया गया या हॉलैंड से प्रकाशित कराया गया। बेटा ये पुस्तक मराठी में लिखी हुई थी, लेकिन इसका जो हिंदी एडिशन था उसका नाम था 1857 का स्वतंत्रता समर। ये इसका हिंदी टाइटल है, ये इसका हिंदी एडिशन है। उसके बाद इसका इंग्लिश एडिशन जो है वो लाला हरदयाल ने इसका इंग्लिश एडिशन या इसका इंग्लिश अनुवाद किया और ये इसका सेकंड एडिशन था। बेटा आप जान के हैरान होंगे कि इसका थर्ड एडिशन, इसका तीसरा संस्करण जो है वो किसने प्रकाशित किया था? थर्ड एडिशन, इसका तीसरा जो संस्करण है वो प्रसारित किया गया था या निकलवाया था भगत सिंह जी ने। और इसका बेटा चौथा एडिशन, फोर्थ एडिशन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। अब जरा एक बार दोबारा से सुन लीजिए। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन, ये बात किसने कही है? विनायक दामोदर सावरकर साहब ने। विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1806 में मराठी भाषा में लिखी गई। बेटा ये इसमें कुछ ऐसी क्रांतिकारी बात लिखी हुई थी जिसके कारण इसे भारत में प्रकाशित नहीं करने दिया गया, सरकार ने रोक लगा दी। फिर बेटा इसे लंदन यानी इंग्लैंड से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया, फिर जर्मनी से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद बेटा इसे हॉलैंड से प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1857 का इसका जो हिंदी वर्जन है, इसका जो हिंदी एडिशन है उसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर। इसे इंग्लिश में लाला हरदयाल ने प्रकाशित कराया इंग्लिश में, और ये इसका सेकंड एडिशन था। इसका थर्ड एडिशन भगत सिंह जी ने प्रकाशित कराया और इसका फोर्थ एडिशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रकाशित कराया। तो स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा इसे? विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए अब इस टॉपिक से हम लोग इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था और ये राष्ट्रीय विद्रोह जो है आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसमें हर तबके ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था, पॉलिसीज़ का विरोध किया था। तो ये बात किसने कही है? तो देखो बेटा, जैसे हमारे देश में लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसका एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ पीपल। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही उनके यहाँ हाउस ऑफ पीपल है। और हाउस ऑफ पीपल में एक सदस्य थे जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, बेंजामिन डिज़रायली। ये ब्रिटेन के सांसद थे और इन्होंने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऐसा वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, एक बार पूछा गया था कि निम्न में से किस अंग्रेज सांसद ने या ब्रिटिश नेता ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया? तो वो थे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बताया है। अच्छा, हमारे देश में एक नेता हुए हैं जिनका नाम है, एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है अशोक मेहता।
इनकी पुस्तक आपको ज़रूर पेपर में मिलती है। और इन अशोक मेहता साहब ने एक पुस्तक लिखी थी द ग्रेट रिवेलियन। बेटा इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। देखिए 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बात दो लोगों ने कही है। पहले हैं बेंजामिन डिज़रायली साहब, ये ब्रिटिश में हाउस ऑफ पीपल के मेंबर थे। दूसरे हैं अशोक मेहता साहब, और अशोक मेहता जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिवेलियन, और दोनों लोगों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, सैनिक विद्रोह। देखो बेटा, सैनिक विद्रोह में ये इसको 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह बताना, ये सिर्फ इस आंदोलन की मजाक बनाने के समान है। और ऐसा काम जो है वो दो अंग्रेज़ों ने किया है। दो अंग्रेज़ और एक भारतीय लेखक भी हैं जिन्होंने ऐसे किया है। और दोनों अंग्रेज़ में एक हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने इसे क्या बताया है, सैनिक विद्रोह का। ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई आज़ादी नहीं थी, कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, कुछ नहीं था। ये सिर्फ जो है एक क्या था, जो है वो एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने आंदोलन किया था। और दूसरे अंग्रेज़ थे जिनका नाम था ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन ने भी इसे क्या बताया है, एक सैनिक विद्रोह बताया है। अच्छा, भारतीय जो थे हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते कि भैया वो भारतीय कौन थे जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह का। तो बेटा उसमें आपके आते हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा। प्लीज़ आप इस बात को समझिएगा कि सर सैयद अहमद खां पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा। और इन्होंने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी है जो आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। दोबारा से सुनिएगा, सर सैयद अहमद खान ये वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा है। और इन्होंने इस 1857 रेवोल्यूशन को बेटा सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह बताया है। और इन्होंने पुस्तक लिखी है असबाब ए बगावत ए हिंद। और असबाब ए बगावत ए हिंद पहली भारतीय भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी, पहली पुस्तक थी जो किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और जिसमें 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा गया है। तो अब तक हम लोगों ने इस बात को डिस्कशन किया कि आखिर 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, वो थी क्या। तो स्वतंत्रता संग्राम ये विनायक दामोदर सावरकर साहब ने बताया है। राष्ट्रीय विद्रोह तो बेटा ये बेंजामिन डिज़रायली ने बताया है और अशोक मेहता ने बताया है। और सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह में आप लोग 3 की जगह 4 नाम भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा। पहले जो हैं वो हैं सर जॉन लॉरेंस, दूसरे हैं ट्रेवेलियन, तीसरे हैं सर सैयद अहमद खान और चौथे हैं दुर्गादास। चलिए अब आगे आज का काम स्टार्ट करते हैं, अगली चीज़ स्टार्ट करते हैं और वो चीज़ है कारण। 1857 रेवोल्यूशन के कारण, रीजन ऑफ रेवोल्यूशन। सुनिए, देखिए बेटा किसी भी चीज़ के 2 कारण होते हैं। एक तो दीर्घकालिक कारण, मतलब लंबे समय से जो चलते आ रहा है, और एक होते हैं तत्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट कॉज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे प्रकृति है, नेचर है, नेचर में कोई पर्यावरण का प्रदूषण या कोई बीमारी अचानक से नहीं फैलती है, एक लंबे समय से प्रोसेस उसका चलता आता है, लेकिन कुछ इमीडिएट कॉज, कुछ तत्कालिक कारण होता है। सेम इसी तरह 1857 की क्रांति के भी तत्कालिक कारण थे। हालांकि अगर इस बात का जवाब मैं एक लाइन में दूं, 10 शब्दों में दूं, तो आप सबको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1857 में क्रांति हुई है। यानी ठीक 100 साल 1757 के प्लासी के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को भारत में शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में मतलब इनडायरेक्टली बंगाल पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद ही वो एक तरह से किंग मेकर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1857 तक, 1757 से 1857 तक अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थीं, उनके परिणाम स्वरूप ही ये क्रांति हुई, ये रेवोल्यूशन हुई। और इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे दीर्घकालीन कारण, दीर्घकालीन कारण, और एक होंगे तत्कालीन कारण, इमीडिएट कॉज, तत्कालीन कारण, इमीडिएट कॉज। दीर्घकालिक कारण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपके इतने सारे टॉपिक तैयार करा दूंगा कि जो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे कहने से आप इस पर एक शानदार नोट्स बनाइएगा। सुनिए, दीर्घकालीन कारण में सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। ये हम लोग जो है 4 कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण दीर्घकालीन, दोबारा समझिएगा, 1857 की क्रांति के 2 कारण थे। एक थे दीर्घकालिक, यानी जो लंबे समय से चलते आ रहे थे, बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे, और एक तत्कालीन, यानी जो इमीडिएट कॉज थे। दीर्घकालिक कारण में राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। अब हम लोग जो है सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारण पर डिस्कशन करेंगे। आप इस पर एक बहुत शानदार सा नोट्स बनाइएगा। पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स लगा है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला होगा। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें बेटा, तो इसमें सबसे पहले जब हम लोग हैदराबाद स्टेट पढ़ रहे थे, तो हैदराबाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साहब जो है 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। इसके द्वारा भारतीय राजाओं को अपनी सेना समाप्त करनी होती थी,
अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से सेना लेनी पड़ती थी, अंग्रेज़ों को सेना का पेमेंट करना होता था, अंग्रेज़ों का रेजिडेंस अपने यहाँ बिठाना होता था, विदेश नीति अंग्रेज़ बनाते थे। सब कुछ भारतीय राजाओं का, जो भारतीय राजा सहायक संधि स्वीकार करते थे, उनका सब कुछ अंग्रेज़ों के पास गिरवी हो जाया करता था। और आप सब बच्चे जानते हैं, पहले कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि भारत के पहले 3 राज्य कौन से थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाले भारत के 3 राज्य। तो सुनिए, सबसे पहला राज्य जो था वो था हैदराबाद, जिसने बेटा 1798 में 1798 में इसे अपनाया। दूसरा राज्य था बेटा मैसूर, जिसने 1799 में इसे अपनाया। तीसरा राज्य था बेटा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और तंजौर ने भी 1799 में इसे अपनाया। चौथा राज्य था बेटा अवध, जिसने 1801 में इसे अपनाया। फिर कौन थे? पेशवा, और पेशवाओं ने इसे 1802 में अपनाया। फिर कौन थे बेटा? होलकर, होलकर ने 1803 में से अपनाया। और फिर कौन थे बेटा? लास्ट जो है होलकर के बाद थे सिंधिया, और सिंधियाओं ने इसे 1804 में अपनाया। उसके बाद आपका बूंदी हो गया, भरतपुर हो गया, इन सब राज्यों ने भी इसे अपनाया। आप ये वाला पूरा याद कर लें। बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, एक तरफ राज्य लिख देता है, दूसरी तरफ ईयर लिख देता है और कहता है इनको मैच करिए। तो आपको ये याद होने चाहिए। 1857 की क्रांति में राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में पहला है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था आपको पता है, मैं बार बार डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। किन राज्यों ने कब सहायक संधि स्वीकार की है वो मैंने एक बार यहाँ लिख दिया है। फिर दूसरा कारण क्या था साहब? लॉर्ड वेलेजली की, ये ठीक है, ये था। फिर दूसरा कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी की नीति में क्या था? ऐसा कोई भारतीय शासक जिनका अपना पुत्र नहीं होगा, उन्हें साम्राज्य आगे नहीं दिया जाएगा, उनका साम्राज्य भारतीय राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस चीज़ का प्रयोग करते हुए, इस नियम का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, और 1748 में 1748 में सतारा पे अंग्रेजों ने अधिकार किया। 1848 में, 1848 में, इस लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर आगे आते दूसरा था जैतपुर और संबलपुर। बेटा जैतपुर भी आजकल महाराष्ट्र में पड़ता है, और संबलपुर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। और इन दोनों ने 1849 में इसको अपनाया है। फिर है बेटा बघाट, और बघाट बेटा हिमाचल प्रदेश में है, और इसने 1850 में इस संधि पर साइन किया था बघाट ने। फिर है बेटा उदयपुर, और उदयपुर ने जो है बेटा वो आपका 1852 यानी 1852 में से अपनाया है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है आपका झांसी, और झांसी ने बेटा, झांसी पे ये हड़प नीति जो है वो 1853 में लागू कर दी गई। फिर उसके बाद अगला जो है, झांसी के बाद जो है अगला है आपका नागपुर, और नागपुर में बेटा इस संधि को 1854 में लागू किया गया। मैं आपसे चाहूँगा कि ये डेट और ये राज्य आप प्लीज़ याद कर लें।
आप इनको 5-5 बार डेली लिखिए तो 100% याद हो जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर निकलना मना है, तो प्लीज़ आप समय का सदुपयोग करें और इन्हें डेली 5 दिन तक 5-5 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। परीक्षा में आपका क्वेश्चन सही होगा। बेटा एक बार पढ़ लेने से ये ईयर वगैरह याद नहीं होते हैं। चलिए, तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में 2 राजनीतिक कारण हमने डिस्कशन किए। एक तो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि और दूसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब आगे हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। इन राजनीतिक प्रशासनिक कारण में तीसरा कारण जो था, देखिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोकप्रिय नेता, कुछ नेता बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, अगर उनसे कोई कुछ बोलेगा तो ये जनता को बुरा लगता है। और उसमें एक चीज़ थी, वो थे मुग़ल सम्राट। मुग़ल सम्राट को भारत की जनता अपना राजा मानती थी और मुग़ल सम्राट के प्रति जो अंग्रेज़ों का व्यवहार था वो बेटा 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। दोबारा सुनिए, मुग़ल सम्राट के प्रति जो व्यवहार था अंग्रेज़ों का, वो 1857 की क्रांति का एक बड़ा राजनीतिक कारण था। कैसे, सुनिए। तो देखो बेटा, 1836 से लेकर के 1842 के बीच में एक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो ये गवर्नर जनरल बन कर के आया और इसने मुग़ल बादशाह से ये कहा कि अब आप 3 काम नहीं करेंगे। 3 काम पे आपके पर रोक लगाई जाती है। क्या क्या? एक तो खिल्लत देना, आप किसी को खिल्लत नहीं देंगे। दूसरा नजराना लेना, आप किसी से नजराना नहीं ले सकते हैं। नजराना लेना, आपके नजराना लेने पर रोक लगाई जा रही है। और तीसरा दरबार लगाना। अब सुनिएगा, इस पे एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला, खिल्लत देना। खिल्लत देना मतलब, देखिए हमने कोई एक अच्छा काम किया है, कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो बादशाह सम्राट खुश होके हमें एक रेशमी वस्त्र देते थे, एक रेशमी शॉल देते थे। और जब हम कहीं जाते थे किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, तो वो शॉल ओढ़ के जाते थे, वो वस्त्र पहन के जाते थे। तो चारों तरफ प्रशंसा होती थी कि इन्होंने सम्राट से खिल्लत प्राप्त की है। ये एक रेशमी वस्त्र होता था खिल्लत, जो सम्मान के स्वरूप मुग़ल सम्राट प्रदान करते थे खुश होके। अंग्रेज़ों ने कहा अब आप खिल्लत नहीं देंगे। दूसरी चीज़, नजराना लेना। नजराना लेना मतलब गिफ्ट लेना। हम खुश होके मुग़ल सम्राट के लिए कोई गिफ्ट लेके आए कि मालिक हमारी तरफ से आप ये 10 किलो आम रखिए, या हमारी तरफ से ये एक सोने का सिक्का रखिए। तो उन्होंने नजराना लेना यानी गिफ्ट लेने पर भी रोक लगा दी। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था जब हम बंगाल पढ़ रहे थे, तो अली वर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना तो उसने 2 करोड़ रुपया नजराना भेजा था, किसके लिए? मोहम्मद शाह रंगीला के लिए। तो इसी तरह इन्होंने नजराना लेना बंद करवा दिया। फिर दरबार लगाना। बेटा दरबार लगाना, देखो ये तो सम्राट का लगाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। राजा जब दरबार नहीं लगाएगा तो वो राजा किस बात का? इस ऑकलैंड ने जो 1836 से 1842 तक ये जो है हमारे देश का गवर्नर जनरल रहा है लॉर्ड ऑकलैंड, उसने खिल्लत देने पर रोक लगा दी, नजराना लेने पर रोक लगा दी, दरबार लगाने पर रोक लगा दी। फिर बेटा इसके बाद अगला गवर्नर जनरल आता है और बेटा 1842 से 1844 तक, और वो लॉर्ड एलन बरो ये हमारे देश का गवर्नर जनरल रहा है। और इस लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया?
इसने आदेश दिया कि जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन होते हैं, सिक्कों पर मुग़ल सम्राट का नाम नहीं होगा। यानी अब सिक्कों पर मुग़ल सम्राट का नाम नहीं होगा। इन्होंने ऐसा आदेश जारी किया, अपमानित कर रहे इनको। फिर उसके बाद बेटा अगला गवर्नर जनरल बना 1846 से 56 तक, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसने तो और आगे बढ़ गया और इस लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि भैया अब आप जान लीजिए कि जो ये मुग़ल सम्राट है ये अब लाल किले में नहीं रहेगा, लाल किले में नहीं रहेगा, अब इसे कहीं और जाना पड़ेगा, लाल किला खाली करना पड़ेगा। ये डलहौजी ने आदेश दिया। और बेटा उसके बाद 1856 से 57 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल रहा है। और कैनिंग ने तो इतना भयंकर आदेश दिया कि ये जो बहादुर शाह जफ़र है ये अंतिम मुग़ल सम्राट है। इसके बाद सम्राट की उपाधि समाप्त की जाती है, कोई सम्राट अम्राट नहीं होगा। अब ये सिर्फ नॉर्मल एक राजा होगा, जैसे उदयपुर के राजा हैं, जैसे मैसूर के राजा हैं, इसी तरह मुग़ल सम्राट एक छोटा राजा होगा। दोबारा से देखिएगा, हम लोग राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले हमने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को पढ़ा, उसके बाद दूसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को पढ़ा, तीसरा मुग़ल सम्राट के प्रति व्यवहार जो ये लोग करते थे, क्या व्यवहार करते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने खिल्लत देना, नजराना लेना, दरबार लगाना, तीनों पर रोक लगा दी। 1842 से 44 के बीच में लॉर्ड एलन बरो ने सिक्कों पर मुग़ल सम्राट का नाम हटा देना ऐसा आदेश दिया। फिर डलहौजी ने मुग़ल सम्राट को लाल किले में आदेश दिया कि मुग़ल सम्राट लाल किले में नहीं रहेगा। फिर लॉर्ड कैनिंग ने मुग़ल सम्राट से सम्राट या बादशाह की उपाधि ले ली और कहा कि अब आगे से ये सिर्फ राजा के नाम से जाने जाएंगे। तो जब इन्होंने मुग़ल सम्राट के प्रति ऐसा व्यवहार किया तो उसको चाहने वाली जनता जो है, भारत की जनता जो है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई और ये 1857 की क्रांति का कारण बना। चलिए इसमें चौथे कारण पे, प्रशासनिक कारण में चौथे कारण पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो है पेशवाओं से व्यवहार। पेशवाओं से व्यवहार ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चों ने हमारा जो भारत के स्वतंत्र राज्य हैं उसका चौथा टॉपिक, चौथा या पांचवा भाग देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने मराठाओं को पढ़ा है। और आप सब बालक जानते हैं कि बाजीराव सेकंड ये पेशवा थे। इनको अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके राज्य यानी पूना से निकाल दिया और पूना से निकाल के कानपुर के पास एक छोटे से गांव बिठूर भेज दिया। बिठूर में ये रहने लगे और इनकी डेथ के बाद इनका बेटा जो था धोंदू पंत, इनके बाद इनका बेटा जो था वो था धोंदू पंत, जिनको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ये नाना साहब जो है वो पेशवा बने। अंग्रेज क्या करते थे, बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन देते थे। अंग्रेजों ने नया आदेश जारी किया कि अब धोंदू पंत को पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब ने, धोंदू पंत ने ये कहा क्यों पेंशन नहीं देंगे, हम पेशवाएं, अपने पिता के बाद हम पेशवा बने हैं। तो इन्होंने कहा पहली चीज़, तुम उनके पुत्र नहीं हो, तुम उनके दत्तक पुत्र हो, इस गोद लिए पुत्र हो, इस आधार पे हम तुमको पेंशन नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम पेशवा को पेंशन दे ही नहीं रहे थे,
हम क्या कर रहे थे, हम बाजीराव सेकंड को पेंशन दे रहे थे और बाजीराव सेकंड चले गए तो अब पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से नाना साहब बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रेवोल्यूशन या क्रांति कानपुर में की। चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं राजनीतिक कारण का। तो बेटा राजनीतिक कारण में आखिरी पॉइंट जो है वो है आपका ये जो है जमींदार, जमींदारों से व्यवहार। अंग्रेज जो हैं जमींदारों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बेटा देखो अभी हम लोगों ने परसों की क्लास में पढ़ा था कि हमारे देश में अंग्रेज जो है राजस्व वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त लेके आए, जिसके द्वारा उन्होंने भूमि का स्वामी जमींदारों को बना दिया। अंग्रेज़ों ने जमींदार बनाए थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में मुग़ल सम्राटों ने भी, हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उन्होंने लखनऊ की जमींदारी हमें दे दी। हमारे भाई ने, हमारे रोहित सर ने कोई अच्छा काम किया तो उन्हें अंग्रेज़ों ने कानपुर की जमींदारी दे दी। इस तरह से हम लोगों को जमींदारी मिली थी। हमारे बाद हमारा बेटा जमींदार, उसके बाद उसका बेटा जमींदार, इस तरह से ये सिस्टम चलता आ रहा था। लेकिन बेटा एक इतना गजब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन जो आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, लेकिन बेटा 1852 में 1852 में बेटा लॉर्ड डलहौजी हमारे देश का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी ने 1892 में इनाम कमीशन या इनाम आयोग का गठन किया और इस इनाम आयोग से ये कहा कि तुम जितनी क्या हैं, जितनी जमींदार हैं, जितनी आपकी जो हैं वो जमींदारी हैं, उस समय हमारे देश में 35,000 जमींदारी थी, तुम सारी जमींदारियों की जांच करोगे। इसने 35,000 जमींदारियों की जांच की और उसमें से इन लोगों ने 21,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया। इन्होंने कहा ये गैर कानूनी हैं, हम इन्हें जब्त करते हैं और इसके खिलाफ इन जमींदारों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उनमें से बिहार के 2 जमींदार कुंवर सिंह और अमर सिंह को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि हम लोग 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं, एक दीर्घकालीन कारण, एक तत्कालीन कारण। दीर्घकालीन में अब तक हम लोग राजनीतिक कारण को, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण को पढ़ रहे थे। तो राजनीतिक कारण में बेटा सबसे पहले लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि, दूसरा लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति का सिद्धांत, मुगलों के प्रति व्यवहार, मराठाओं के प्रति व्यवहार, जमींदारों के प्रति व्यवहार, ये सब बेटा राजनीतिक कारण थे। और एक और राजनीतिक कारण था, वो था अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, ये भी एक राजनीतिक कारण था बेटा, इसलिए क्योंकि अवध अंग्रेजों का सहयोगी राज्य ही था। 1864 में 65 में जब सहायक संधि, जब इलाहाबाद की संधि हुई है, तभी से अवध जो है अंग्रेजों के साथ चल रहा था। अवध में एक विषम परिस्थिति खड़ी हुई। अवध में अवध के नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र भी था, वजरिस अली खां। अंग्रेजों ने उसको नवाब नहीं बनाया, उल्टा वाजिद अली शाह को हटा करके और अवध को क्या किया बेटा, अंग्रेजों ने अवध को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब यहाँ सीधे सीधे डायरेक्टली लॉर्ड डलहौजी यानी जो केंद्रीय सत्ता है, यानी गवर्नर जनरल है, वो शासन करेगा। कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया और यहाँ पहले जो कमिश्नर बने वो थे हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस अवध के पहले कमिश्नर थे। दोबारा से सुनिएगा, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, ये भी 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण था। इसके अंतर्गत अवध को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया, मतलब उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करके कमिश्नर बिठा दिया गया और हेनरी लॉरेंस अवध के पहले कमिश्नर थे।
तो ये हमारी राजनीतिक कारण हैं। प्रशासनिक कारण में अंग्रेज़ भारतीयों को प्रशासन में कोई उच्च स्थान नहीं देते थे। प्रशासन के आधार पर सिर्फ जो है हम लोगों को क्या मिलता था, माली का पद, रसोइये का पद, लकड़हारे का पद और पॉलिस का पद, नाई का पद, चपरासी का पद, हम लोगों को ये पद मिलते थे। अंग्रेज़ों को एसडीएम, डीएम, एसपी ये वाले बड़े बड़े उच्च तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये उच्च पद जो हैं वो अंग्रेज़ों को मिलते थे। तो ये प्रशासनिक कारण। अब हम लोग दूसरे कारण को जल्दी से डिस्कस करते हैं और वो है सामाजिक कारण। आप लोग इस पर नोट्स बनाइएगा। इसके अलावा हमेशा की तरह इसका पीडीएफ मैं भी आपको भेज दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कारण, इन दोनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सामाजिक और धार्मिक दोनों साथ साथ डिस्कशन हो जाएंगे। धार्मिक कारण, तो सुनिए सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या था। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल सामाजिक तौर पर, सोशल बेसिस पे अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। कहीं भी कुछ भी लिख दिया जाता था, भारतीयों को काला, ब्लैक मैन, काला आदमी कह करके पुकारा जाता था। डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये कहीं भी हमेशा देखने को मिल जाता था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम लोगों को बेइज्जत करने वाली थी, हम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास अंग्रेज करते थे। लेकिन सामाजिक कारण में एक हम सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो सामाजिक सुधार किए हैं वो 1857 की क्रांति के कारण बन गए। सामाजिक सुधार जो अंग्रेज़ों ने किए हैं वो 1857 की क्रांति के कारण बन गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं नहीं जानता, मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने लोगों से सुना है और देखा है कि ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक ये एक बहुत बुरी चीज़ है। ये ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, पति जो है व्हाट्सएप पर तलाक दे रहा है, पति का छोटा भाई तलाक 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 बोल के बीवी को तलाक दे रहा है। तो ये एक बुरी व्यवस्था है। उसके बाद का प्रोसेस और बुरा बताया जाता है। हाल ही में कुछ दिन पहले, साल भर पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी। इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सदियों की बुरी परंपरा बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं वो इसको गलत बता रहा है। मेरी अपनी कोई राय नहीं है, जो समाज में चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अगर ये बुरी प्रथा है तो इसको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग इसके खिलाफ है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बेटा, अंग्रेज़ों ने 1795 में हमारे देश में एक बुरी प्रथा थी, कन्या वध प्रथा। जब हमारे देश के गवर्नर जनरल थे जॉन सोर साहब ने कन्या वध प्रथा को बंद किया। बेटा, हमारे देश में 1829 में सती प्रथा को बंद किया गया। एक बहुत बुरी प्रथा थी और ये बंद की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेटा, इसके बाद हमारे देश में 1843 में दास प्रथा को बंद किया गया। बहुत बुरी प्रथा थी, लोगों को खरीदा जाता था और ये काम हुआ था लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के समय में। और उसके बाद बेटा 1844 में एक बहुत बुरी प्रथा बंद हुई, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बंद की, जिसे नरबलि प्रथा, मानव की बलि दी जाती थी, नरबलि प्रथा बंद की। और ये जब नरबलि प्रथा बंद हुई है, उस समय हमारे देश के वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। दो लॉर्ड हार्डिंग आए। अभी हम लोग पहले वाले की बात कर रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग इस समय भारत के वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, माफ़ी चाहूँगा। 1856 में अंग्रेज़ों ने एक बड़ा सिस्टम शुरू किया और वो था विधवा पुनर्विवाह। और इसके साथ साथ ये लोग एक कानून और लाए थे, बाल विवाह
पर रोक, ये 2 कानून ये लोग 1856 में लाए थे लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी, ये ईयर आप याद रखें, मैं एक एक ईयर इसीलिए लिख रहा हूं। देखिएगा, दोबारा से समझिएगा, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले कन्यावध प्रथा 1795 में जॉनसोर के समय में रोक लगाई। 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई। 1843 में सती प्रथा पर दास प्रथा पर लॉर्ड एलनबरो ने रोक लगाई। 1844 में नरवली पर लॉर्ड हार्डिंग ने रोक लगाई। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर रोक जो है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने लगाई। इससे जो कट्टर भारतीय थे, इसके साथ साथ अंग्रेजों ने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, अंग्रेजों ने महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की, तो हिंदू मुस्लिम कट्टर जो थे वो नाराज हो गए। और हिंदू मुस्लिम कट्टर जब नाराज हो गए तो बस यही 1857 की क्रांति का कारण बना। एक तो सामाजिक कारण में पहले जो अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार किए, जो बुरी बुरी प्रथाएं बंद की, तो भारतीयों को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं अंग्रेज जो हैं वो हमारे देश में हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारा जो धर्म है उसको ख़त्म करने जा रहे हों। अच्छा, सामाजिक कारण के बाद दूसरी चीज़ हम लोग सामाजिक सुधार के बाद अंग्रेजों ने भारत में धार्मिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। धार्मिक हस्तक्षेप ये क्या था भैया? धार्मिक हस्तक्षेप, इसके अंतर्गत बेटा, धार्मिक हस्तक्षेप के अंतर्गत एक 1806 का कानून आया। पहले हम 1806 के कानून को पढ़ेंगे। इस कानून के अंतर्गत आदेश दिया गया कि जो व्यक्ति सेना में भर्ती होगा वो तिलक नहीं लगा सकता है, तिलक नहीं लगाएगा, माला नहीं पहनेगा, पगड़ी नहीं पहनेगा, दाढ़ी नहीं रखेगा। हमारे मुस्लिम धर्म में दाढ़ी का बड़ा महत्व है, दाढ़ी नहीं रखेगा। 1806 के कानून के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। 1850 में धार्मिक अयोग्यता, ये हम लोग पढ़ चुके, अयोग्यता कानून आया। इस कानून में क्या था बेटा? देखो, हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे। तो इस कानून, अब ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, तो जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण करते थे उनके माता पिता उन बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते थे। अब क्या होता है, 1850 में धार्मिक अयोग्यता कानून आया, जिसमें ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसे पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। और इसी 1850 के धार्मिक अयोग्यता कानून में ये कहा गया, धार्मिक अयोग्यता कानून में ये कहा गया कि भैया ऐसा है, सुनिए, जेल में जो कैदी होते हैं वो अपने बर्तन नहीं लाएंगे, जैसे कि लाएंगे। आप जानते हैं हमारे देश में बड़े लेवल पर छुआछूत थी, तो ब्राह्मणों के अपने बर्तन थे, ठाकुरों के अपने बर्तन थे, जनरल वालों के अपने बर्तन थे, सब लोग अपने अपने घर से बर्तन लाते थे। अंग्रेजों ने कहा ना, जो है आज आप खाना खाइए, कल आपको दूसरा बर्तन पता नहीं किसका मिलेगा। तो इसमें भारतीय जो कट्टर थे उनको लग रहा था कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। ये 1850 का कानून है। 1806 के कानून में सेना में तिलक लगाना, माला पहनना, पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना, इन सब पर रोक लगा दी गई। 1850 के धार्मिक अयोग्यता कानून के तहत जेल में बर्तन लाने पर रोक लगा दी गई। और बेटा, आप सबको पता है 1813 में जो ईसाई मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म गुरु जो थे, उनको कहा गया कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कीजिए।
तो भारतीयों को लगने लगा कि हमारे देश में भैया अब तो अंग्रेज जो हैं वो 100% हिंदू और मुस्लिम धर्म को बंद करके क्या करेंगे, ईसाई धर्म प्रारंभ कर देंगे। और लोग धर्म को लेके बहुत ही सेंसिटिव और सजग होते हैं। तो ये हमने सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़े। बस 10 मिनट का एक छोटा सा, 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्थिक कारण और बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं आर्थिक कारण को। इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण और आर्थिक कारण क्या है बेटा? तो आर्थिक कारण में सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था दिखती थी हमारी कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरे हमारे उद्योग यानी इंडस्ट्री। और तीसरा हमारा जो था, अंग्रेज़ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कर रहे थे। और चौथा हम देखते हैं रोज़गार की क्या स्थिति थी। बस आप सब बच्चों को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। कृषि में आप लोगों को पता है ना कि इन्होंने जो भू राजस्व की व्यवस्थाएं लेके आए, भू राजस्व की व्यवस्था वो बहुत बुरी व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण हमारे देश में किसान, जो अमीर खुशहाल किसान था, वो क्या हो गया, मजबूर और मजदूर बन गया। मजबूर किसका? जमींदार का, सूदखोर का, है माहल में प्रधान का, लंबरदार का, मुखिया का, अंग्रेज़ों का। और बेबस मतलब खाने के लिए कुछ नहीं तो बेचारा मजदूरी करने लगा। अच्छा, भू राजस्व व्यवस्था के बाद दूसरा काम जो होता है, सेकंड वन जो होता है, इन्होंने कृषि का व्यापारीकरण कर दिया। व्यापारीकरण मतलब अंग्रेज़ हमारे देश में ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, कपास की खेती करवाते थे, अफ़ीम की खेती कराते थे। ये अफ़ीम चीन ले जाते थे और चीन से चाय लेके आते थे। ये अफ़ीम हमारे देश से चीन ले जाते थे और वहाँ से मुफ्त में उस अफ़ीम के बदले ये चाय जो है वो लंदन ले जाते थे। ये इस तरह से इन्होंने कृषि का व्यापारीकरण किया। उद्योग में तो भैया इन्होंने 2 नीतियों को अपनाया। क्या? एक तो कच्चे माल का निर्यात, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट। कच्चा माल निर्यात, हमारे देश में बहुत अच्छी कपास होती थी, बहुत अच्छा नील होता था, बहुत अच्छा हमारे देश में जो है अफ़ीम होता था, चाय होता था, मसाले होते थे। ये सब कुछ कच्चे माल को अपने देश एकदम कम पैसों में अपने ब्रिटेन ले जाते थे। और वहाँ से कंज्यूमेबल गुड्स मतलब तैयार माल लेके, यानी कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात। बेटा जब आप इन दोनों के बारे में सोचेंगे ना तो आप परिणाम पर पहुंचेंगे। एक तो कच्चे माल का निर्यात करने से जो हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि उनको जो है रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा था, पहली चीज़। दूसरी बात, ये तैयार माल का, अपने देश में से तैयार माल का ये आयात करते थे, जिससे क्या हुआ, हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो गई, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इस तरह की समस्याएं आईं। निवेश, अंग्रेज़ हमारे देश की रेलवे में निवेश करते थे, अंग्रेज़ हमारे देश में डाक में निवेश कर रहे थे। इन सारी चीज़ों में बड़ी लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था और गारंटी के साथ जो है बेटा वो प्रॉफिट की बात कही जा रही थी। रोज़गार हमारे देश में जब इन पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा था तो रोज़गार अपने आप एकदम समाप्त हो गया। मैं दोबारा से एक बार आर्थिक कारणों पर डिस्कशन करना चाहूँगा। कृषि, इसमें भू राजस्व व्यवस्थाएँ बुरी थीं, कृषि का व्यापारीकरण कर दिया गया, यानी अंग्रेज़ यहाँ से नील और अफ़ीम इन सब चीज़ों को ले जाते थे। कच्चे माल का निर्यात किया जाता था, तैयार माल को आयात किया जाता था और इस पर जो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, रेलवे में, डाक में और सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, गारंटी प्रॉफिट वाला इन्वेस्टमेंट किया गया और रोज़गार को समाप्त कर दिया गया। इस पर दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है
जिसमें दादा भाई नौरोजी ने ये बताया है कि किस तरह से हमारे देश में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत देखा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और उसके बाद सैनिक कारण में बेटा अंग्रेज़ देखो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। हमारे देश के सैनिकों को सेना में कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था, हमारे देश में सैनिकों को कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था, हमारे देश के सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था, अंग्रेजी सैनिकों को बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था। उनको शासन और उनको जो है अंग्रेजी सैनिकों को सुविधाएं ज़्यादा मिलती थी, हमारे देश के सैनिकों को सुविधाएं कम मिलती थी। तो हम लोगों ने आज 1857 रेवोल्यूशन 1857 की क्रांति के पहले वो 6 पॉइंट जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद इसका स्वरूप क्या था, इसका नेचर क्या था, इस पर डिस्कशन किया। और फिर हमने आज 1857 की क्रांति के कारण पर डिस्कशन किया है। अब हम कल की क्लास में जो 1857 में क्रांति हुई, जैसे दिल्ली में हुई, अवध में हुई, लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई, जो हर जगह हुई है उसको डिस्कशन करेंगे। और हम लोग तीसरी क्लास में इसके परिणाम यानी रिजल्ट क्या रहे उस पर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको बार बार देखिएगा और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।